हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 और 4 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एआई चैटबॉट। एआई चैटबॉट है, नाम क्या है इसका? इसका नाम है सेवा। तो ये लॉन्च किया गया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो किसने लॉन्च किया है इसको? सेवा को। तो सेवा लॉन्च किया गया है बाय द सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि अगर आपने सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपके क्वेश्चंस है, तो आप इस सेवा के थ्रू उनके आंसर्स जो है इनसे पूछ सकते हो। ये एक एआई चैटबॉट है, राइट। तो सेवा में आप अपनी जो चैट है उनके साथ कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज फर्स्ट लो कार्बन जिंक। एशिया की पहली लो कार्बन जिंक का नाम क्या है? एशिया की फर्स्ट लो कार्बन जिंक, तो नाम है इकोजिंक। नाम क्या है? इकोजेन। इकोजेन है, सॉरी, जिंक नहीं है, इकोजेन इसका नाम है। एशिया की फर्स्ट लो कार्बन जिंक है ये। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान में रखना है। और ये इसको तैयार किया गया है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके इसको तैयार किया गया है। किसको? इकोजेन को। तो इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट्स होंगे वो जितने भी ग्लोबल एवरेज कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं जिंक के, उससे अप्रॉक्सीमेटली 75% कम कार्बन फुटप्रिंट्स इससे आएंगे, राइट। तो इसका मेन प्राइमरी एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे इसको यूज किया जाएगा? तो इसको यूज किया जाएगा स्टील की गैल्वेनाइजेशन के लिए, सो दैट कि इसको क्रोजन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्डिक्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, ये आंध्र प्रदेश का केस था, राइट। 2004 का ये आंध्र प्रदेश का केस था। अब आंध्र प्रदेश से ये धीरे धीरे कहाँ पे पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। तो उसी से रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। तो ये है क्या, मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके बीच में भी आगे सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये जो सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, इसका बेसिस क्या इन्होंने बताया है? सब क्लासिफिकेशन का बेसिस बताया है ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस के बेसिस पे आप जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है उनमें आगे सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है उनके आगे आप सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। जो स्टेट्स है, स्टेट सब क्लासीफाई उनको कर सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो आया है 6:1 रेशियो से, क्योंकि इसके लिए 7 जजेस का एक बेंच बना था जिसको हेड कर रहे थे हमारे CJI DY चंद्रचूड़। तो इसका जो वर्डिक्ट आया है वो 6:1 से आया है। जो 6 उसमें थे जजेस वो इसके फेवर में बात कर रहे थे, सिर्फ एक ही था जो इसके अगेंस्ट था, राइट। तो प्रॉपर वर्डिक्ट क्या है? तो ये जो जजमेंट आई है ये एक हिस्टोरिक जजमेंट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? स्टेट्स को पावर दे दी है कि वो आगे रिजर्व्ड कैटेगरी को भी सब क्लासीफाई कर सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। तो अब ये जो इनको आगे हम कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ये किसके बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, सो दैट कि हम जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, राइट। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आ रहा था? रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पे बात हो रही थी। तो अब देखो SC ST की भी अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट में भी कुछ ऐसे होते हैं जो इतने बैकवर्ड नहीं होते, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तो वो बैकवर्ड में नहीं आएंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर जो बहुत ही बैकवर्ड है और वो वहीं पे बैठे हैं। तो अगर हम यही
लेकर चले जो पहले चलता आ रहा था शेड्यूल कास्ट का, तो उससे तो जो अपलिफ्टेड है वो अपलिफ्टेड आगे जाते जाएंगे, जो पीछे रह रहे हैं शेड्यूल कास्ट के वो तो पीछे ही फिर से रह जाएंगे। तो अगर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को उन लोगों तक पहुंचाना है जो एक्चुअल में बैकवर्ड है, तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी शेड्यूल कास्ट की आगे सब क्लासिफिकेशन, तो जिसको अप्रूवल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को भी पावर दे दी है कि अब आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे क्लासिफाई कर सकते हो। किस बेसिस पे? बैकवर्डनेस के बेसिस पे। 7 जजेस का ये बेंच था जिसमें जो रूलिंग आई है 6:1 से रूलिंग आई है। 6 जज इसके फेवर में बात कर रहे थे, एक इसके अगेंस्ट था। तो इसमें जो 2004 का केस था ईवी चनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां की जो जजमेंट थी उसको यहाँ पे ओवर रूल किया गया है, राइट। तो केस क्या था? 2004 का था, ईवी चनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो जजमेंट थी उसको यहाँ पे ओवर रूल किया गया है। तो अब इसमें ये जो रूलिंग थी उसमें इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम SC/ST की सब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो आर्टिकल 341 है वो वायलेट हो रहा है। क्योंकि 2004 में जो वहां पे जजमेंट आई थी वहां के आंध्र प्रदेश की कोर्ट की, तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम SC/ST की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस केस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 है वो वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 341 में क्या है, उसमें प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है कि वो SC/ST की लिस्ट बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट की बनाई हुई लिस्ट है SC/ST की, तो उसमें आप सब क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो इट मीन्स आप आर्टिकल 341 को वायलेट कर रहे हो। तो ये रीजन देते हुए उन्होंने इसको जो था मना कर दिया था इसकी सब क्लासिफिकेशन को। तो उसके बाद फिर ये केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जजमेंट इसके फेवर में आई है, तो इसको अब अलाउ कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि जो बैकवर्ड ये जो क्लासिफिकेशन है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट में भी जो बैकवर्ड है उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। तो इसीलिए इनकी सब क्लासिफिकेशन को जो है अलाउ कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर हम सब क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे तो इट मीन्स हम आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग तो कास्ट की सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 14 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब लॉ जो है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, सब लॉ के सामने बराबर है, राइट। इक्वली प्रोटेक्ट तो फिर तभी करेंगे ना अगर जिनके पास सोर्सेज है, अगर उनको और ज्यादा सोर्सेज दिए जा रहे हैं तो वो तो फिर आगे की आगे बढ़ते जाएंगे, तो बैकवर्ड जो है वो तो बैकवर्ड ही रह जाएंगे। तो अगर सबको इक्वल करना है तो जो बैकवर्ड है, जो रियलिटी में बैकवर्ड है, एक्चुअल में बैकवर्ड है, उनको हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है स्टेट्स को कि आप जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है इनमें आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो, राइट। तो ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट थी जिसमें सोशल पैरामीटर्स को देखते हुए उन्होंने ये जजमेंट दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो SC/ST है ना, ये कोई होमोजीनियस क्लास नहीं है। SC/ST जो है ये होमोजीनियस क्लास नहीं है। ऐसे नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो सारे के सारे ही बैकवर्ड है। होमोजीनियस क्लास नहीं है, एक जैसे ही सारे नहीं है। कुछ शेड्यूल कास्ट में भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्रीमी लेयर के ऊपर आते हैं, ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं और उनको आगे आप फिर से रिजर्वेशन दे रहे हो, तो ये बात तो गलत है ना। तो इसमें भी जो है कुछ ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड है, जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत है, तो उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये हिस्टोरिक जजमेंट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज पास्ड द बिल टू एस्टैब्लिश यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड एक बिल है जो है पास हो चुका है। ये कौन सी स्टेट ने पास किया है? तो इसको पास किया है तेलंगाना ने। और इसके साथ ही ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही थी, हमने अभी जो क्वेश्चन किया है कि SC/ST को आगे जो है सब क्लासीफाई किया जाए, राइट। तो ये जो है तेलंगाना, इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो तेलंगाना होगी ये फर्स्ट स्टेट बनेगी जो इसका जो है जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद जो इसको अपनी स्टेट में फोर्स में लाएगी, अपने स्टेट में इसको लागू करेगी। तेलंगाना ये फर्स्ट स्टेट बनेगी जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे सब क्लासीफाई करेगी।
अब हम बात कर रहे थे यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की। तो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2024 जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था असेंबली में, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है, तो तेलंगाना की असेंबली में यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अब पास हो चुका है। तो अब इसमें जो है 17 प्रायोरिटी सेक्टर्स रखे गए हैं। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी में 17 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो कौन से हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर्स इसमें, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स, ये सब जो है इस तरह के जो सेक्टर्स है वो इसके अंदर आएंगे यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो हमारा यूथ है उनको आगे एम्प्लॉयमेंट का मौका दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ गोयम विनामूल्य विद्यावाजन इनिशिएटिव। ये वहीं की लोकल लैंग्वेज में है, गोवा की, राइट। गोयम, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है या स्कीम है ये कहाँ की है, ये गोवा स्टेट की है। गोयम विनामूल्य विद्यावाजन, तो ये इनिशिएटिव जो है वहाँ पे गोवा में जो शुरू किया गया है, इसका मेन एम क्या है। तो इसका मेन एम है कि वहाँ पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को इन्हांस करना। किसको इन्हांस करना है, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को इन्हांस करना है गोवा के अंदर। तो गोवा के जो सीएम है उन्होंने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत जी ने, तो उन्होंने सपोर्ट किया है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, जो कि 400 यूनिट्स या उससे कम की बिजली कंज्यूम करते हैं। तो उनके लिए इन्होंने सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को सपोर्ट किया है। तो ये एक सब स्कीम है, किसकी सब स्कीम है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो सेंटर की है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसी के अंडर ये स्कीम बनाई गई है। तो ये एक सेंटर स्कीम थी, ये स्टेट की स्कीम है गोवा वाली, राइट। तो इसके लिए जो टोटल आउटले इन्होंने रखा है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो इस पे खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 75,000 करोड़ का। और ये 2026-2027 तक इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो अब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, कि टोटल इतना खर्चा इस पे आ जाएगा, लेकिन इसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी लगेगी, वो होगी 35 करोड़ की, राइट। नेक्स्ट है, विच डेजर्ट में स्टॉप हॉर्नबिल ब्रीडिंग बाय 2027। 2027 तक आते आते कौन से डेजर्ट में हॉर्नबिल्स की जो ब्रीडिंग है वो बंद हो जाएगी। तो डेजर्ट का नाम क्या है, डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट। कहाँ पे है ये कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट पड़ता है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट जो है उसके सदर्न पार्ट में ही आता है। तो ये नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज में ये शेयर होता है। डेजर्ट का नाम क्या है, कालाहारी डेजर्ट। अब यहाँ पे, अब हमने बोला कि यहाँ पे जो हॉर्नबिल है उनकी जो ब्रीडिंग है वो 2027 तक जो है ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी, ये हमारा एस्टिमेट है, राइट। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल की बहुत सारी स्पीसीज है, तो जो यहाँ पे आकर ब्रीडिंग करती है कालाहारी डेजर्ट में, उस स्पीसीज का नाम क्या है, उसका नाम है सदर्न येलो बिल्ड हॉर्नबिल, राइट, सदर्न येलो बिल्ड हॉर्नबिल। और साइंटिफिक नेम क्या है, टॉकस ल्यूकोमेलास, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि कहाँ पे आती है, सदर्न अफ्रीका की कालाहारी डेजर्ट में। पिछले मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे आते हैं, समर सीजन में ये आते हैं, तो यहाँ पे आकर ब्रीडिंग अपने करते हैं, उसके बाद ये फिर से वापस चले जाते हैं। तो अब क्या देखा गया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स की बात करें, 2008 से 2019 की, स्पेशली जो एक डिकेड है 8 से लेकर 19 तक का जो टाइम पीरियड है, अगर हम यहाँ की बात करें तो 8 से 19 तक ही 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ चुका है। अब टेम्परेचर बढ़ चुका है, जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ड्रॉट है यहाँ पे ड्रॉट भी पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसीलिए अब जो ब्रीडिंग के लिए पहले हॉर्नबिल्स आते हैं तो वो जो है धीरे धीरे उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। अगर इसी रेट से इनका नंबर कम होता गया तो बाय 2027 तक ये जो बर्ड्स है वो जहाँ पे आकर ब्रीड करना छोड़ देंगे, जो इनकी ब्रीडिंग साइट है इस साइट को ये छोड़ देंगे, राइट। अब ये जो हॉर्नबिल्स है ऐसे नहीं कि ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कालाहारी डेजर्ट में आना ये छोड़ देंगे, यहाँ पे ये आना बंद कर देंगे। ये एक एस्टिमेट है बाय द 2027।
नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट 2024 क्वाड समिट। 2024 की जो क्वाड समिट हो रही है ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है क्वाड समिट में? क्वाड के अंदर आती है टोटल 4 कंट्रीज। कौन कौन सी है? इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो 2024 की इसकी समिट हो रही है वो उसको होस्ट कौन कर रहा है? उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। अब एक तो है क्वाड समिट, एक होती है क्वाड, जो है क्वाड की समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होती है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट है वो हो रही है जापान के अंदर 2024 की ही। 2024 की किसकी समिट है ये? फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट, राइट। फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट है वो कहाँ पे हो रही है? वो जापान के अंदर हो रही है। और 2025 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होगी वो भी कहाँ? वो होगी यूएस के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की। जो इंडिया होस्ट कर रहा है ये क्वाड समिट है, राइट। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं है, इसमें जो हेड हुए कंट्रीज के वो आएंगे यहाँ पे, राइट। तो जो क्वाड समिट है इसमें आएंगे इन चारों कंट्रीज के हेड, इंडिया में आएंगे। 2024 की जो समिट हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहां पे ये इकट्ठे होंगे, वहां पे समिट होगी। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होती है उसमें आते हैं चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स, इकट्ठे होते हैं। एक वेन्यू इनका जो होता है, जैसे जापान में हुई है 2024 की, 5 की यूएस में होगी, तो वहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे और जो भी डिस्कशन होगी, मीटिंग होगी, उसको अटेंड करेंगे, राइट। तो अब ये जो मीटिंग है इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें 4 कंट्रीज आती है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस वर्क करना, राइट। तो क्या है कंट्रीज की लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। ये रहा इंडिया, यहाँ पे आ गया हमारा इंडिया। ये यूएसए का पार्ट है, दोनों यूएसए। यहाँ पे ये जापान आ गया और नीचे ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये है चारों कंट्रीज क्वाड समिट जिनकी होती है। तो ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है इस पे ये काम करते हैं चारों कंट्रीज मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल टेस्ट वाज लॉन्च्ड बाय। सफल टेस्ट, ये जो सफल टेस्ट है इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई। कौन करवाएगा? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको लॉन्च करवाएगा। सफल की फुल फॉर्म क्या है? सफल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों की जो लर्निंग पावर है, जो नॉलेज है, उसको टेस्ट किया जाएगा कि जिस क्लास में बच्चा है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट होगी ये होगी ग्रेड 3rd क्लास की, ग्रेड 5th की और ग्रेड 8 की। 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास के बच्चों की ये असेसमेंट होगी उनके कोर कंसेप्ट्स को असेस करने के लिए कि उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। तो ये जो टेस्ट प्रोफिशिएंसी होगी इसमें बच्चों को जो टेस्ट किया जाएगा इनके स्किल्स को, नॉलेज को, उसके टोटल 4 लेवल्स में उसको डिवाइड किया जाएगा। एक लेवल होगा बिलो बेसिक। बिलो बेसिक का मतलब है कि जैसे कोई 3rd क्लास का बच्चा है, 3rd क्लास का बच्चा है, उसका टेस्ट हुआ है, तो टेस्ट में पता चला कि उसको नॉलेज जो है वो 1st क्लास के बच्चे जितनी ही है, तो वो जो आएगा वो बिलो बेसिक में आएगा, मतलब 2 इयर्स बिलो ग्रेड। जिस ग्रेड में वो पढ़ रहा है उसकी नॉलेज उससे 2 साल कम है। फिर सेकंड आता है बेसिक। बेसिक में आता है 1 ईयर बिलो ग्रेड, मतलब 3rd क्लास का बच्चा है लेकिन उसको नॉलेज 2nd क्लास के बच्चे जितनी ही है, तो वो आ जाएगा बेसिक में। फिर 4th आ जाएगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट में क्या आता है कि 3rd क्लास का बच्चा है तो 3rd क्लास की उसको ठीक ठाक सी नॉलेज है, 1st 2nd अच्छा कर रहा है, 3rd क्लास में है तो 3rd क्लास का जो बेसिक चीजें हैं वो उसको पता है। फिर 4th आता है एडवांस्ड लेवल। एडवांस्ड लेवल मतलब 3rd क्लास में है और उसको 3rd क्लास की अच्छे से नॉलेज है, प्रॉपर उसको सब कुछ पता है 3rd क्लास का, तो वो आ जाएगा एडवांस्ड लेवल में। तो ये 4 लेवल्स है जिनको असेस किया जाएगा, जिनके बेसिस पे बच्चे को ग्रेडिंग दी जाएगी। तो कौन सी क्लासेस के बच्चों का यहाँ असेसमेंट होगा? 3rd, 5th और 8th क्लास के बच्चों का, राइट।
नेक्स्ट है नेम द म्यूजियम विच विल बी द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड आफ्टर कंप्लीशन। लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा बनने वाला है वर्ल्ड का जब वो कंप्लीट हो जाएगा? तो इंडिया के अंदर ही बन रहा है ये म्यूजियम, नाम है युग युगीन भारत म्यूजियम। न्यू दिल्ली में ये बन रहा है युग युगीन भारत म्यूजियम। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इनॉग्रेशन करी है, अभी 3 डेज की थी ये, 1 से लेकर 3 अगस्त तक ये चली थी। तो इसमें इससे रिलेटेड बातचीत हुई थी, जो युग युगीन भारत म्यूजियम जिसको ये बना रहे हैं। तो ये जो म्यूजियम है ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो वर्ल्ड का ये बन जाएगा लार्जेस्ट म्यूजियम। अब ये जो म्यूजियम है कितने एरिया में ये बनेगा? ये बनने जा रहा है 1,54,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये म्यूजियम बनने जा रहा है। तो इसका विजन क्या है? विजन है विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी। विकास भी हो रहा है लेकिन हम अपनी विरासत को भी साथ ही जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विकास भी विरासत भी इसका विजन होगा। तो ये जो म्यूजियम बनने जा रहा है ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो कि दिल्ली की जो राइजीना हिल्स है उसके पास जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वहां पे ये बनाया जाएगा म्यूजियम। नेक्स्ट है विच कंट्री चेयर द IPEF सप्लाई चेन काउंसिल। IPEF की जो सप्लाई चेन काउंसिल है, IPEF की 3 बॉडीज होती है जिसमें एक है सप्लाई चेन काउंसिल। तो सप्लाई चेन काउंसिल जो है इसकी चेयर कौन सी कंट्री बनी है? तो इसकी चेयर बनी है US। और वाइस चेयर कौन है इसकी? वाइस चेयर है इंडिया। इंडिया बना है इसका वाइस चेयर, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसका वाइस चेयर है US। IPEF की फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब जब ये मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे इसकी जो 3 बॉडीज है, IPEF की जो तीनों बॉडीज है उसके चेयर और वाइस चेयर जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। अब इनकी टर्म कितनी होती है? 2 इयर्स की इनकी टर्म होती है। कितने टाइम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं? 2 साल के लिए। तो 3 बॉडीज कौन कौन सी है? एक तो है सप्लाई चेन काउंसिल। सप्लाई चेन काउंसिल की चेयर है US और वाइस चेयर कौन बना है? इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो IPEF की जो सप्लाई चेन काउंसिल है एक बॉडी है इसकी, जिसकी वाइस चेयर है इंडिया। फिर सेकंड बॉडी है क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क। इसके चेयर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और वाइस चेयर है जापान। थर्ड है लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। इसके चेयर US है और वाइस चेयर है फिजी। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर बना है इंडिया। किसका? IPEF का। IPEF की बात करें तो IPEF कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 23 मई 2022 को ये लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? जापान, टोक्यो के अंदर ये लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम पे इसमें टोटल 14 कंट्रीज थे। कौन कौन से हैं? इंडिया भी इसका पार्ट है, ये रहा इंडिया IPEF का। तो 14 कंट्रीज में से इंडिया भी इसका पार्ट है। बाकी की कंट्रीज कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड US। ये 14 कंट्रीज जो है ये इसकी मेंबर कंट्रीज है। बना कब था? 2022 में बना था। नेक्स्ट है अंशुमान गायकवाड हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अंशुमान गायकवाड रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो ये रिलेटेड थे क्रिकेट से, राइट। वडोदरा में इनकी डेथ हुई है और ये 71 ईयर्स के थे। 71 ईयर्स के थे, वडोदरा में इनकी डेथ हो चुकी है और ये फेमस क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के MD कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनके MD अपॉइंट हुए हैं संजय शुक्ला। कौन है? संजय शुक्ला। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन आर्मी। आर्मी में मेडिकल सर्विसेज की पहली विमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो उनका नाम है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर अभी 1 अगस्त से ही इन्होंने अपना चार्ज संभाला है। नेक्स्ट है 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की जो 32nd एडिशन की जो मीटिंग हुई है, जहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है इंडिया के अंदर आफ्टर
5 ईयर्स ये इंडिया में हुई है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये जो कॉन्फ्रेंस इनकी होती है ये ट्राई होती है, मतलब 3 साल में एक बार इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, इसीलिए 32nd एडिशन की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इंडिया में ये 65 ईयर्स के बाद ये हो रही है। इंडिया में 65 ईयर्स के बाद हो रही है। 75 कंट्रीज में से अप्रॉक्सीमेटली 1000 डेलीगेट्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सारे मंत्रास दिए हैं, जैसे कि 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, मिशन लाइफ, 1 अर्थ 1 हेल्थ का, इस तरह के बहुत सारे मंत्रास इन्होंने दिए हैं। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और ये ट्राई एनुअल कॉन्फ्रेंस है, 6 डेज तक ये चलती है, 6 दिन की होती है। कब ये शुरू हुई है? 3 अगस्त को ये शुरू हुई है, 3 अगस्त 2024 को ये शुरू हुई है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।